नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत प्रियदर्शी, एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर हिंदी विभाग डीएवी डिग्री कॉलेज लखनऊ में कार्यरत हूँ। आज मैं रेडियो नाटक, रेडियो पर प्रसारित मनोरंजन संबंधी कार्यक्रम और आंखों देखा हाल या कमेंट्री के बारे में आपके समक्ष बातें रखूंगा। खास तौर पर रेडियो को मनोरंजन का साधन माना जाता है, किंतु मनोरंजन के साथ-साथ शिक्षा के लिए भी हर समय इसका उपयोग किया जा सके, ऐसी योजना बनाई गई। रेडियो के उन रेडियो नाटक उन प्रारूपों में से एक है जो दोनों उद्देश्यों को एक साथ पूरा करता है। एक ओर हास्य व्यंग पर लिखी गई झलकियों में जहां हल्का-फुल्का मनोरंजन दिया जाता है, तो दूसरी ओर सामाजिक, ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक नाटकों ने विभिन्न जानकारियां भी दी हैं, ज्वलंत विषयों पर सोचने को मजबूर भी किया है। व्याख्यान के इस इकाई का मुख्य उद्देश्य रेडियो नाटक लेखन करना सिखाना है। इसे ध्यान में रखते हुए मैं आपके समक्ष रेडियो नाट्य रूपों की विशिष्टता और इसके प्रमुख तत्वों की बात करूंगा। इसके विभिन्न भेदों को समझाने का प्रयास भी करूंगा। इसके अतिरिक्त रेडियो नाटक तकनीक की चर्चा भी करूंगा। अब मैं आपसे रेडियो नाटक के स्वरूप के विषय में बात रख रहा हूं। संस्कृत आचार्य भरत ने नाट्य शास्त्र में अनुकृति मूलक काव्य को नाटक कहा है। इनमें व्यक्तियों के कार्यों, उनकी स्थितियों और मनोभावों का सजीव पात्रों द्वारा अनुकरण किया जाता है। अनुकरण का आधार वाणी, वस्त्र और वेशभूषा है। संस्कृत नाट्य शास्त्रियों ने जिस साहित्य रूप को कभी दृश्य कहा था, वही आज रेडियो नाटक के रूप में श्रव्य बन गया है। रेडियो नाटक भी साहित्य का एक रूप है। साहित्य की अन्य विधाओं का जो उद्देश्य होता है, वही रेडियो नाटक का भी है। लेखक को रेडियो नाट्य रूप को श्रव्य माध्यम के रूप में लिखना होता है। रेडियो श्रव्य माध्यम होने के कारण रेडियो नाटकों में आंगिक अभिनय, वेशभूषा और विभिन्न मुद्राओं के लिए दृश्य साधनों का अभाव होता है। इसलिए रेडियो नाटक में इन चीजों का इस्तेमाल इनके लिए श्रव्य माध्यम का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी सीमा है समय की। एक सीमित अवधि में सारे कथानक को इस तरह फैलाना और समेटना पड़ता है कि उसका प्रवाह संपूर्ण अवधि में बना रहे। पर रेडियो नाटक की अपनी विशेषताएं भी हैं। रेडियो नाटक में स्थान, समय यानी काल और वातावरण का बंधन नहीं है, बल्कि एक व्यापक कैनवस पर फैलाए हुए कथानक को समेटकर श्रोताओं के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। रेडियो नाटक में मनोवैज्ञानिक चित्रण जिस प्रभावी ढंग से हो सकता है, शायद अन्य नाट्य रूपों में संभव नहीं है। एक अन्य महत्वपूर्ण लाभ रेडियो नाटक से यह है कि इसमें गतिशील दृश्यों को प्रस्तुत किया जा सकता है, जैसे नदी का बहना, हवाई जहाज का उड़ना, रेलगाड़ी का चलना, आदमी का दौड़ना आदि। रंगमंच की अपेक्षा रेडियो में मुश्किल दृश्य भी आसानी से मंचित किए जा सकते हैं। संवाद, ध्वनि प्रभाव और संगीत रेडियो नाटक के वे शस्त्र हैं जिन्होंने कई क्षेत्रों के अन्य नाट्य रूपों को मात दी है। रेडियो पर प्रतीकात्मक पात्र जिस सहज ढंग से प्रस्तुत किए जा सकते हैं, वह किसी अन्य विधा के रंगमंच को उपलब्ध नहीं है। रेडियो पर प्रभावी ढंग से मनोभावों का चित्रण संगीत और ध्वनि प्रभाव की सहायता से किया जा सकता है। कभी मौन का इस्तेमाल करके भी किया जा सकता है। रेडियो नाटक प्रसारण के अपने लाभ हैं। एक ही समय में इसे असंख्य श्रोताओं तक पहुंचाया जा सकता है। अब मैं रेडियो नाटक के विषय यानी रेडियो किन-किन विषयों पर रेडियो नाटक हो सकते हैं, इनकी चर्चा करूंगा आपसे। सच तो यह है कि रेडियो नाट्य लेखन के लिए न तो विषयों की कोई सीमा है और न ही कोई बंधन है। तकनीक और प्रस्तुतिकरण की दृष्टि से रेडियो नाटक इतने व्यापक क्षेत्र में फैला हुआ है कि इसे लिखने के लिए किसी भी विषय को आधार बनाया जा सकता है। लेकिन
अगर विषयों की बात करें तो प्रमुख रूप से इन्हें 4 भागों में बांटा जा सकता है। सामाजिक रेडियो नाटक, ऐतिहासिक रेडियो नाटक, वैज्ञानिक रेडियो नाटक और मनोवैज्ञानिक रेडियो नाटक। इसके अलावा अन्य विषयों पर भी रेडियो नाटक लिखे जा सकते हैं। सामाजिक रेडियो नाटकों के कथानक में अक्सर सामाजिक विषय और परिवेश से जुड़े संघर्ष इसमें दिखाए जाते हैं और उसमें बदलाव की स्थिति पैदा होने के आसार दिखाए जाते हैं। अमीरी, गरीबी, छोटे-बड़े वर्ग, अच्छी-बुरी आदतें, अंधविश्वास, कुरीतियों आदि को लेकर कथानक रचा जा सकता है। उदाहरण के लिए कृष्णकिशोर श्रीवास्तव ने कच्चे धागे नाटक में बाल विवाह की समस्या को उठाया है और खाई बढ़ती गई नाटक में भारत भूषण अग्रवाल ने बाप बेटे के स्वार्थों के टकराव और पीढ़ी अंतराल को मुखरित किया है। पल टूट गया नाटक में डॉक्टर जयनाथ नलिन ने सार्वजनिक विभागों में व्याप्त रिश्वत की समस्या को लिया है। अगर ऐतिहासिक रेडियो नाटकों की बात करें तो इसमें काल के साथ इतिहास की कहानी भी स्वतः रचित होती है। इन नाटकों में इतिहास के अलावा पौराणिक काल की कथाएं और ऐतिहासिक पात्रों और विषयों पर भी रेडियो नाटक लिखे जाते हैं, ऐतिहासिक रेडियो नाटक लिखे जाते हैं। सम्राट अशोक और धर्म प्रचार के लिए उनके प्रयास, गौतम बुद्ध, झांसी की रानी, चंद्रशेखर आजाद आदि विषयों पर ऐतिहासिक नाटकों की रचना की जा सकती है। अब मैं वैज्ञानिक विषय के रेडियो नाटकों के बारे में बात करूंगा। वैज्ञानिक विषय के रेडियो नाटक विज्ञान जगत की उपलब्धियों, प्रामाणिक तथ्यों और अनुसंधानों को कल्पना का रंग देते हुए नाटक का रूप दिया जा सकता है। रेडियो पर इसी कल्पना शक्ति के आधार पर अनेक वैज्ञानिक नाटक भी प्रसारित होते हैं। अब मैं मनोवैज्ञानिक विषय के रेडियो नाटक के बारे में बात करूंगा आपसे। मनोविज्ञान के आधार पर रेडियो नाटक को अनेकानेक प्रकार दिए जा सकते हैं। गहरी सोच और सूक्ष्म निरीक्षण के बल पर नाटक लेखन के लिए मनोविज्ञान के कई आयामों को विषय वस्तु के रूप में चुना जा सकता है। उदाहरण के लिए सत्येंद्र शरत का नाटक साया में मुख्य चरित्र उस व्यक्ति का है जिसका विवाह होने वाला है, किंतु अनजाने में उससे अपराध हो चुका है जिसके कारण उसे जेल जाना पड़ता है। वह ये सब बातें लड़की से कहने में डरता है। उसकी जेल जिंदगी के साये में बार-बार वो उसके पीछे उसका साया घूमता है। पूरे नाटक में मनोवैज्ञानिक आधार पर मानवीय दृष्टिकोण सबल रूप में उभर कर सामने आया। अब मैं अन्य विषयों पे जो रेडियो नाटक लिखे जा सकते हैं उसके बारे में अगर हम बात करें तो रेडियो नाटक के विषयों की कोई सीमा नहीं है। सामाजिक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक विषयों से हटकर भी रेडियो नाटक लिखे जा सकते हैं। उदाहरण के लिए नाटक उतार चढ़ाव में श्याम एक पुरानी गाड़ी खरीद लेता है और ये प्रचारित करता है कि उसमें प्रेमियों की समाधि है। हजारों लोग उसे देखने के लिए आते हैं और रात के सूनेपन में प्रेमिकाएं गायब हो जाती हैं। इसका कारण यहाँ भूत प्रेत को बताया जाता है और चोरी डकैती तथा सभी अनैतिक कार्य यहाँ पर होते हैं। इसका उद्घाटन पुलिस अधिकारी चौबे जी करते हैं जो गुप्तचर बनकर इन सब का पता लगाते हैं। इसी प्रकार अमृतलाल नागर द्वारा ये जो नाटक है उतार चढ़ाव वो रहस्यात्मक श्रेणी में रखा जा सकता है। अब मैं रेडियो नाटक के तत्वों के बारे में आपसे बात रखूंगा। विषय चयन के बाद नाट्य लेखन की ओर आप प्रवृत्त हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए नाटक के मुख्य अंगों को ध्यान में रखना जरूरी है। इन्हें हम नाटक के तत्व कहते हैं। आमतौर पर रेडियो नाटक के मुख्य 3 तत्व हैं: कथानक, पात्र और चरित्र चित्रण और ध्वनि। कथानक नाटक का सार कहा जा सकता है। इसमें एक संक्षिप्त कहानी होती है सार रूप में नाटक में। इसी को नाटक का प्लॉट भी कहा जाता है। सबसे पहले कागज पर या कम से कम अपने दिमाग में लेखक को नाटक लेखन से पूर्व प्लॉट की तैयारी करनी होती है।
नाटक का यही खाका उसका कथानक कहा जाता है। नाटक में सबसे पहले उसका आरंभिक भाग आता है। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यही वह समय है जब श्रोता को पूरा नाटक सुनने के लिए तैयार करना होता है। कौतूहल, जिज्ञासा, आत्मीयता और स्पष्टता श्रोता को नाटक की ओर आकर्षित करते हैं। आरंभ को प्रभावी बनाने में संगीत, ध्वनि प्रभाव और संवादों का सहारा लिया जाता है। लंबी प्रस्तावना, भूमिका आदि से बचना बेहतर होता है। वैसे आरंभिक भाग में ही नाटक के शीर्षक को भी जोड़ा जाता है क्योंकि अच्छा शीर्षक न केवल श्रोता को अपनी ओर खींचता है, वरन उसमें सुनने की लालसा और जिज्ञासा भी पैदा करता है। नाटक के कथानक में संघर्ष और गतिशीलता को बराबर स्थान देना चाहिए। यही वे तत्व हैं जो कथानक के विकास में सहायक होते हैं। नाटक के मध्य भाग में सभी पहलुओं पर प्रकाश डालना जरूरी है ताकि पात्रों की भावनात्मक पृष्ठभूमि का परिचय मिलता रहे। नाटक की कथानक का महत्वपूर्ण भाग उसका अंत है। नाटक का अंत सुखांत भी हो सकता है, दुखांत भी। अच्छे आरंभ और विकास के बाद अंत भी प्रभावशाली होना चाहिए ताकि वह श्रोता के मन पर छाप छोड़ सके। रेडियो नाटक में सुखांत और दुखांत दोनों अवस्थाएं आवश्यकता के अनुरूप प्रभावी हो सकती हैं। अब मैं रेडियो नाटक के दूसरे तत्व, पात्र अथवा चरित्र चित्रण के महत्व पर प्रकाश डालूंगा। जरा सोचिए, क्या बिना किसी पात्र के कोई नाटक लिखा जा सकता है? दरअसल ये पात्र ही नाटकीय कार्य व्यापार का वहन करते हैं और अपने संवादों द्वारा नाटकीय कथा उद्घाटित करते हैं। रेडियो नाटक के पात्रों का चरित्र चित्रण अन्य नाट्य रूपों से भिन्न होता है क्योंकि रेडियो नाटक दृश्यमान नहीं होता है। अतः पात्रों के उठने बैठने से लेकर उनकी वेशभूषा, उनकी आय, उनके बर्ताव और बात करने का ढंग, ये सब कुछ आपको ध्वनि से ही तैयार करने होंगे। ध्वनि को मुख्यतया 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है: संवाद, ध्वनि प्रभाव या साउंड इफेक्ट और संगीत। इनके द्वारा एक दृश्य खड़ा करने का प्रयास किया जाता है। पात्रों की सृष्टि मुख्यतः आवाज की कल्पना पर ही होती है। यदि लेखक चरित्र के साथ आवाज की कल्पना नहीं करता, यदि वह हर लिखे गए शब्द को एक ध्वनि के रूप में नहीं सुनता, तो वह अपने उद्देश्य में सफल नहीं होगा। पात्रों को जीवंत बनाने के लिए सारी मेहनत और निपुणता की जरूरत है। किसी भी पात्र की सृष्टि से पूर्व लेखक अपने को पात्र की मनस्थिति में ढालता है और जब वह पात्र ध्यान में अच्छी तरह पक जाता है, तब उसे नाटक के लिए कागज पर उतारना होता है। सबसे पहले सवाल श्रोताओं के से पात्रों का परिचय कराने का है ताकि उनकी छवि श्रोताओं के मन में बन सके। इसके 2 तरीके हो सकते हैं। आइए उन पर संक्षेप में चर्चा की जाए। पहला तरीका है सूत्रधार या नरेटर द्वारा, दूसरा तरीका है अन्य पात्रों द्वारा और तीसरा तरीका है स्वगत कथन द्वारा। इन 3 तरीकों से पात्रों के का चरित्र चित्रण नाटक में किया जा सकता है। सूत्रधार के जरिए पात्र या पात्रों का परिचय कराया जा सकता है, लेकिन रेडियो नाटक में यह पद्धति कम ही इस्तेमाल होती है। अन्य पात्रों द्वारा कहे गए कथनों द्वारा पात्र का परिचय कराया जा सकता है। पात्र परिचय की यह पद्धति रेडियो नाटकों में बहुत इस्तेमाल की जाती है। कुछ रेडियो नाटक में पात्रों के परिचय के लिए स्वगत कथन की पद्धति अपनाई जाती है, जहां पात्र अपना परिचय स्वयं देता है। अब मैं नाटक के तीसरे तत्व ध्वनि के महत्व पर प्रकाश डालूंगा। रेडियो नाटक की यदि कोई सबसे भिन्न विशेषता है तो वह यह है कि इसे नेत्रहीन व्यक्ति भी सुनकर उतना ही आनंद ले सकते हैं जितना कि अन्य कोई व्यक्ति। रेडियो नाटक ध्वनि का माध्यम है, यही इसकी जटिलता कही जा सकती है और किंतु यही इसकी विशिष्टता भी है, क्योंकि ध्वनि के कारण श्रोता नाटक को अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर देखता है। ध्वनि को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है उच्चरित शब्द, दूसरा है ध्वनि प्रभाव और तीसरा संगीत। उच्चरित शब्द के अंतर्गत संवाद और भाषा दोनों ही आते हैं। पात्रों का परिचय, उनकी विचारधारा, उनकी अच्छाइयां बुराइयां, उनके अंतर्द्वंद, ये सभी शब्दों और भाषा की मांग करते हैं। यहाँ तक कि नाटक के अपने उद्देश्य को श्रोता तक पहुंचाने के लिए भी संवाद और भाषा की आवश्यकता होती है। वातावरण की दृष्टि से भी
वातावरण की सृष्टि में भी संवाद मददगार साबित होते हैं। अब मैं ध्वनि प्रभाव की बात करूंगा। नाट्य लेखन में ध्वनि प्रभाव या साउंड इफेक्ट पैदा करने का काम मुश्किल होता है, लेकिन इससे इसकी इसके द्वारा श्रोता की कल्पना शक्ति को जागृत करके उसको उसके प्रभाव को उसके नाटक के प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है। रेडियो नाटक में ध्वनि का तीसरा रूप संगीत है। एक स्थान पर संगीत दृश्य परिवर्तन के लिए प्रयुक्त होता है, तो दूसरे स्थान पर यह मन स्थिति और अंतर्द्वंद को उभारने में भी सहायक होता है। काल, अंतर और काल की पहचान भी संगीत के माध्यम से कराई जाती है। कई स्थानों पर वातावरण को निर्मित करने तथा सुखांत और दुखांत दृश्यों को उभारने में भी संगीत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए अब हम रंगमंच में ध्वनि के इन रूपों के लेखन में किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इनकी चर्चा करते हैं। उच्चरित शब्द की चर्चा की जाए तो यह ध्यान रखना जरूरी है कि भाषा के लिए शब्दों का चयन महत्वपूर्ण है। रेडियो नाट्य लेखन में इस बात को बराबर ध्यान में रखना जरूरी है। इसमें लेखक पात्र के अनुरूप ही भाषा और शब्द का चयन करे। रेडियो नाटक में दैनंदिन जीवन से जुड़े ऐसे शब्दों का चयन जरूरी है जो आसानी तथा सहजता से उच्चारित किए जा सके। ऐसे रेडियो नाटक के संवादों में श्रोता की आत्मीयता जगाकर उनके मर्म को छूने की क्षमता होनी चाहिए। स्वगत कथन शैली के संवादों द्वारा पात्रों की मनस्थिति, द्वंद और उनके व्यक्तित्व को उभारने में सहायता मिलनी चाहिए। ध्वनि का दूसरा रूप ध्वनि प्रभाव या साउंड इफेक्ट रेडियो नाटक में दृश्य तत्व के अभाव की पूर्ति करते हैं। कहने की कदमों की आहट, हंसने रोने या गाने से लेकर आंधी तूफान, बिजली, बादल, टेलीफोन, बहता पानी आदि के अनेक ध्वनि प्रभावों का प्रयोग रेडियो नाटक में होता है। ध्वनि प्रभावों के अभाव में एक ओर तो सारा अभिनय शून्य में प्रतीत होगा, दूसरी ओर कथा वस्तु के अनिवार्य स्थल अस्पष्ट और अनकहे रह जाएंगे। वातावरण को उभारने के लिए ध्वनि प्रभाव उपयोगी तथा सक्षम साबित होते हैं। अब मैं संगीत तत्व की चर्चा करूंगा। रेडियो नाटक में संगीत तत्व का बड़ा महत्व है। रंगमंच पर जो कार्य प्रकाश व्यवस्था से होता है, वही कार्य रेडियो नाटक में संगीत के माध्यम से होता है। अक्सर संगीत का प्रयोग नाटक के आरंभ में, मध्य अर्थात अंतराल में और अंत में होता है। रेडियो नाटक में संगीत का प्रयोग आरंभ, अंत तथा दृश्य परिवर्तन की सूचना देने के लिए किया जाता है। भाव दीपन तथा अंतर्द्वंद की अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। देश काल का संकेत देने के लिए किया जाता है। विशिष्ट चरित्रों के व्यक्तित्व का परिचय देने के लिए और वातावरण निर्माण के लिए भी संगीत का प्रयोग किया जाता है। रेडियो नाटक में दोनों प्रकार के संगीत का प्रयोग किया जाता है, वाद्य एवं गायन। वाद्य संगीत का व्यवहार अधिक किया जाता है क्योंकि गायन के अधिक प्रयोग से रेडियो नाटक के कथ्य में शिथिलता आने की संभावना रहती है। आरंभ तथा समाप्ति में प्रायः वाद्य संगीत का प्रयोग किया जाता है। बीच बीच में जहां दृश्य परिकल्पना परिवर्तन करना हो, स्वतंत्र रूप से संगीत का प्रयोग मिलता है। रेडियो नाटक में संगीत का प्रयोग करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। संगीत के टुकड़े अधिक लंबे नहीं होने चाहिए, वरना नाट्य प्रवाह में बाधा होगी। दूसरी बात, संगीत का प्रयोग रेडियो नाटक करते समय ये करना चाहिए कि संवादों की पृष्ठभूमि में आने वाला संगीत धीमा होना चाहिए ताकि उससे संवाद न दबे। तीसरी बात, संगीत नियोजन में ये करनी चाहिए रेडियो नाटक में कि संगीत का चयन सुरुचिपूर्ण और नाट्य स्थितियों के अनुकूल होना चाहिए। अब मैं शिल्प की दृष्टि से रेडियो नाटक के भेदों की चर्चा करूंगा। शिल्प की दृष्टि से रेडियो नाटक के मुख्यतः
मुख्य भेद है एक पात्री नाटक या मोनोलॉग, दूसरा भेद है झलकी एवं प्रहसन, तीसरा भेद है रेडियो रूपांतर जो अन्य विधाओं से किया जाता है, चौथा भेद है रेडियो अतिकल्पना या फैंटेसी, पांचवा भेद है धारावाहिक रेडियो नाटक, छठा है भेद है रेडियो नाटक का काव्य नाटक और सातवां भेद है रेडियो कार्टून। अब मैं एक पात्री नाटक या मोनोलॉग के बारे में आपसे बात करूंगा। एक पात्री कहने से स्पष्ट है कि ऐसे नाटकों में कथानक एक ही पात्र के इर्द गिर्द घूमता है। आमतौर पर ऐसे आलेखों में स्वगत कथन का प्रयोग होता है, इसलिए इसे मोनोलॉग भी कहते हैं। मात्र एक पात्र आरंभ से अंत तक अपनी कहानी कहता हुआ अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है और मानवीय संवेदना को उभारता है। एक सफल मोनोलॉग के लिए जो बातें आवश्यक है, उसमें पहली बात कि कथा में तीव्र प्रवाह होना चाहिए और ये अटूट एकतानता होनी चाहिए। संवाद ऐसे हो कि कहानी परत दर परत उद्घाटित हो। इन चीजों का एक पात्री नाटक या मोनोलॉग में ध्यान रखना जरूरी है। अब मैं झलकी एवं प्रहसन के बारे में आपसे बात करूंगा। झलकी का मुख्य उद्देश्य हास्य व्यंग द्वारा श्रोताओं का मनोरंजन करना होता है। इनकी अवधि प्रायः 5 मिनट से 15 मिनट की होती है। स्वरूप विधान की दृष्टि से 5-6 छोटी-छोटी रेडियो नाटिकाओं के समूह को झलकियां कहते हैं। इन्हें लघु नाटिका भी कहा जाता है। मजाक ऐसे चुने जाते हैं जिनका प्रभाव अस्थायी नहीं वरन तत्कालिक होता है, इसलिए जीवन की हल्की फुल्की झलकियां प्रस्तुत की जाती हैं। जीवन के गंभीर पक्ष प्रस्तुत नहीं किए जाते। भाषा भी बड़ी हल्की फुल्की, रोचक और चुटीली होती है। आरंभ से ही रेडियो पर रंगारंग कार्यक्रम, इंद्रधनुष, लहरें, रंग तरंग आदि शीर्षकों से हास्य विनोद और मनोरंजन प्रधान रचनाएं प्रसारित होती रही हैं। इस दृष्टि से विविध भारती का हवा महल कार्यक्रम बहुत लोकप्रिय रहा है। अब मैं प्रहसन की चर्चा करूंगा। प्रहसन झलकियों की तुलना में अधिक लंबे और सोदेश्य होते हैं। केवल मनोरंजन करना इनका लक्ष्य नहीं होता, वरन सामाजिक कुरीतियों, रूढ़ियों, अंधविश्वासों पर व्यंग किया जाता है और इन्हें परिहास का विषय बनाया जाता है। उपेंद्र नाथ अश्क के प्रहसन पर्दा उठाओ, पर्दा गिराओ, तौलिए, बतासिया, अमृतलाल नागर का बांके लाल कई कई बार प्रसारित हुए। प्रभाकर माचवे के राम भरोसे, पुराने चावल, अधकचरे, अप्रैल फूल, घरेलू झगड़े, सवेरे दोपहर सांझ आदि प्रहसन उल्लेखनीय है। चिरंजीत के प्रहसन लाल बुझक्कड़, साथ वाला मकान, घर का मालिक आदि भी स्मरणीय है। किसी भी विधा की रचना का रेडियो रूपांतरण करते समय यह ध्यान रखना जरूरी होता है कि मूल रचना की कथा वस्तु, वातावरण और उसका सारगर्भित स्थल का संकुचन न हो। मूल रचना के संकलित अंशों और स्थलों को नया क्रम देकर संवादों, संकेतों या ध्वनि प्रभावों द्वारा प्रभावशाली अभिव्यक्ति रेडियो नाटक में जरूरी होती है। रेडियो रूपांतर करते समय किसी विधा के जरूरी अंशों, स्थलों और जो संवाद द्वारा अभिव्यक्त हो, नरेटर या सूत्रधार द्वारा व्यक्त किया जाना चाहिए। अब मैं रेडियो फैंटेसी के बारे में आपसे बात करूंगा। रेडियो फैंटेसी से तात्पर्य अति कल्पना प्रधान रेडियो नाटक से है। रेडियो फैंटेसी द्वारा यथार्थ जगत में असंभव घटनाओं को शब्द चित्र द्वारा किसी विशेष भाव या विचार की अभिव्यक्ति की जाती है। अब मैं धारावाहिक रेडियो नाटक के बारे में बात करूंगा। धारावाहिक रेडियो नाटक किसी लंबे रेडियो नाटक को कहते हैं जिसे 2 या अधिक भागों में क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत किया जाता है। धारावाहिक रेडियो नाटकों में चिरंजीत के नाटक चुन्नू मुन्नू, पुष्पा, नया नगर, सिलबिल, ढोल की पोल, आंखों से दूर दिल के पास तथा उपेंद्र नाथ अश्क का अंधी गली और रामेश्वर सिंह काश्यप का
लोहा सिंह उल्लेखनीय है। काव्य नाटक में नाटकीयता और काव्यत्व का ऐसा सामंजस्य होता है। अब मैं काव्य नाटक के बारे में आपसे बात करूंगा। काव्य नाटक में नाटकीयता और काव्यत्व का ऐसा सामंजस्य होता है कि उसमें न तो गद्य नाटक आशा किया व्यापार होता है और न कविता जैसी भावुकता। इसीलिए रेडियो माध्यम सर्वाधिक अनुकूल है, क्योंकि इसके लिए रेडियो माध्यम सर्वाधिक अनुकूल है, क्योंकि यह स्थूल की अपेक्षा सूक्ष्म को प्रेषित करने में अधिक सशक्त होता है। आकाशवाणी से प्रसारित उदय शंकर भट्ट के विश्वामित्र, एकला चलो रे, सुमित्रानंदन पंत के शिल्पी, रजत शिखर, सिद्धनाथ कुमार का संघर्ष तथा धर्मवीर भारती के अंधा युग और सृष्टि का आखिरी आदमी शीर्षक काव्य नाटक उल्लेखनीय है। अब मैं रेडियो कार्टून की बात करूंगा। रेडियो कार्टून रेडियो नाटक का आधुनिकतम तथा लघुत्तम रूप है। इसकी अवधि 1.5-2 मिनट की होती है। राजनीति या सामाजिक जीवन से जुड़े समसामयिक विषय को कम शब्दों में प्रभावशाली प्रस्तुति की जाती है। व्यंग्य और कटाक्ष इसके प्राण तत्व हैं। अब मैं रेडियो नाटक के प्रस्तुतिकरण के बारे में आपसे बात करूंगा। रेडियो नाटक लिखने के लिए रेडियो की तकनीक और प्रस्तुतिकरण के बारे में जानना बहुत जरूरी है। इनका ज्ञान रेडियो नाटक को प्रभावी बना सकता है और श्रोता नाटक को लंबे समय तक याद रख सकता है। प्रस्तुतिकरण के लिए वाचिक अभिनय बहुत जरूरी है। क्योंकि रेडियो नाटक में दृश्य का अभाव होता है, अतः प्रत्येक स्थिति और वातावरण का प्रत्येक पहलू वाचिक अभिनय से ही उभारा जाता है। इस प्रकार वाचिक अभिनय तकनीक की दृष्टि से सरल किंतु मुख्य और महत्वपूर्ण होता है। वाचिक अभिनय से उच्चरित शब्दों के द्वारा मानसिक और आंतरिक भावों की अभिव्यक्ति की जाती है। पात्रों के अंग संचालन, वेशभूषा, सुख दुख तथा गम और गुस्से को मूर्तिमान किया जाता है। जैसे चलचित्र में क्लोजअप होते हैं, वैसे ही पात्रों के अंग संचालन के लिए वाचिक अभिनय का सहारा लिया जाता है। उदाहरण के लिए, लंगड़ा कर क्यों चल रहे हो, या बेटा बार बार नाक क्यों छू रहे हो, यह कोई अच्छी बात नहीं। ऐसे इस तरीके से आंगिक अभिनय को भी वाचिक अभिनय द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। वाचिक अभिनय में हाव भाव की अभिव्यक्ति की जाती है। दूसरा तकनीक है प्रस्तुतिकरण का विगताख्यान या पूर्व दीप्ति या फ्लैशबैक का। आगे बढ़ती हुई कथा को रोककर किसी पात्र या पुरानी स्मृतियों में खो जाना फ्लैशबैक कहलाता है। फ्लैशबैक का आरंभ विशेष संगीत से किया जाता है और किसी पुराने दृश्य की या उसके अंश की पुनरावृत्ति करनी होती है, अथवा अतीत की किसी घटना की वर्तमान में वापसी होती है। अर्थात इसमें घटनाएं वर्तमान में की घटनाएं नहीं, बल्कि अतीत की घटनाओं को वर्तमान में दिखाया जाता है, सोचते हुए दिखाया जाता है। या फ्लैशबैक में ये जरूरी होता है कि फ्लैशबैक में जो कथा सूत्र है उस पर आंच ना आने पाए। फ्लैशबैक द्वारा या तो उन्हीं पात्रों के विगत जीवन से संबंध घटनाओं का प्रदर्शन किया जाए जो पात्र इन घटनाओं का संकेत देते हैं, या पात्र अथवा वाचक या सूत्रधार अपने जीवन की घटनाओं का वर्णन न कर दूसरों के जीवन की घटनाओं का वर्णन करते हैं। इस माध्यम में फ्लैशबैक में ये ध्यान रखना जरूरी है। फ्लैशबैक जितने छोटे होंगे उतने ही प्रभावी होंगे। इसमें मुख्य कथानक में प्रवाह बना रहता है। फ्लैशबैक की संक्षिप्तता उसके सौंदर्य की कसौटी भी मानी गई है। अब मैं मोन्ताज की चर्चा करूंगा। फैले हुए कथानक को या बड़े कैनवस पर फैले हुए दृश्य को छोटे छोटे संवाद या छोटे छोटे दृश्यों के साथ जोड़ने की तकनीक को मोन्ताज कहते हैं। इसके प्रयोग से या तो अतीत के दृश्यों को समेटा जा सकता है या कथानक को गतिशील बनाया जा सकता है। श्रोता की कल्पना शक्ति के कारण रेडियो पर मोन्ताज और भी प्रभावशाली बन जाते हैं। अब मैं रेडियो नाटक में मौन की क्या भूमिका है इसकी चर्चा करूंगा। रेडियो नाटक में कुछ पलों
की खामोशी को मौन कहा जाता है। देखा जाए तो इस मौन के स्थान पर ही श्रोता सबसे अधिक कल्पना शक्ति का प्रयोग करते हैं। यह मौन कहाँ और किस उपयोग में लाया जा सकता है, इसका ध्यान रखना जरूरी है। मौन का उपयोग कई प्रकार से किया जा सकता है। मसलन प्रतिक्रिया जानने के लिए, एक तनावपूर्ण स्थिति से उबरने के लिए, अथवा दृश्य परिवर्तन के लिए। रेडियो नाटक के प्रस्तुतिकरण के अन्य तरीकों के रूप में स्वप्न शैली, स्वर की पुनरावृत्ति और अनुगूज यानी इको जैसे तकनीकों का भी इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं आपको मनोरंजन संबंधी कार्यक्रमों के स्वरूप, उसके विभिन्न प्रकारों एवं इनके आलेख लेखन में बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में आपसे बात रखूंगा। भारत में प्रसारण के आरंभ से ही रेडियो का मुख्य उद्देश्य सूचना तथा ज्ञान प्रदान करने के अलावा मनोरंजन करना रहा है। यदि किसी कार्यक्रम में मनोरंजन का पुट नहीं होगा तो उसे सुनेगा कौन? औद्योगिकरण, नगरीय सभ्यता के विकास के कारण संयुक्त परिवार बिखर गए हैं तथा एकल परिवारों के कारण व्यक्ति अधिक से अधिक अकेलापन का शिकार हुए हैं। नगरों तथा महानगरों में जीवन की जटिलताएं बहुत बढ़ गई हैं। ऐसे में सस्ते एवं सुलभ मनोरंजन का महत्व भी बहुत अधिक बढ़ गया है। आप जानते हैं कि रेडियो अभी मनोरंजन का सबसे सस्ता और सुलभ साधन है। वर्तमान मोबाइल फोन में रेडियो ऐप डाउनलोड किया जा सकता है तथा ट्रांजिस्टर भी बहुत कम मूल्य में उपलब्ध हैं। एक और बात कि वाहन चलाते समय भी रेडियो से मनोरंजन प्राप्त किया जा सकता है। रेडियो माध्यम पर मनोरंजन को अधिक से अधिक प्राथमिकता एवं महत्व देने का काम होता है, विशेषकर महानगरों में। मनोरंजन संबंधी कार्यक्रमों की संख्या के साथ साथ उनकी गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान रेडियो पर दिया जाता है। मनोरंजन संबंधी कार्य से तात्पर्य व्यक्ति की निजी रुचि से होता है। मनोरंजन से हमारा तात्पर्य उन कार्यक्रमों से है जो मूल रूप से श्रोताओं का मनोरंजन करना चाहते हैं, श्रोताओं को सुकून देना चाहते हैं, उन्हें गुदगुदाना चाहते हैं। मनोरंजन कार्यक्रम से हमारा तात्पर्य यही है कि ऐसे कार्यक्रम जो श्रोताओं को चिंताओं, परेशानियों, कुंठाओं को कुछ देर के लिए मुक्ति दिला दें और उनके मन को प्रसन्न कर दें। मनोरंजन अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिंदगी के अनेकानेक साधनों के लिए व्यक्ति के पास पैसे और समय की कमी है। रेडियो द्वारा बहुत कम पैसे में और आसानी से भरोसेमंद दोस्त के रूप में रेडियो श्रोताओं के सामने उपस्थित होता है। किसी मजदूर के हाथ या ठेले पर सामान बेचने वाले व्यक्ति के पास भी आप ट्रांजिस्टर देख सकते हैं। मनोरंजन कार्यक्रमों के विभिन्न रूपों की अगर हम बात करें तो सूचना प्रधान एवं ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों की प्रस्तुति में भी यह ध्यान रखना जरूरी होता है कि कार्यक्रम सुरुचिपूर्ण हो, आकर्षक हो और उनमें मनोरंजन के तत्व हो। ऐसे कार्यक्रम मनोरंजन के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ही मनोरंजन करना होता है, श्रोताओं को हंसाना, गुदगुदाना होता है और ऐसे कार्यक्रमों में हास्य व्यंग का सहारा लिया जाता है या फिर गीत संगीत के विभिन्न कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं। कुछ कार्यक्रमों में गीत संगीत के साथ साथ रोचक जानकारियों का भी समावेश करके मनोरंजन कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं। हास्य व्यंग के कार्यक्रमों में व्यंग वार्ताएं, हास्य व्यंग नाटिकाएं, पैरोडी, हास्य कविताएं, चुटकुले, रोचक प्रसंग आदि शामिल होते हैं। गीत संगीत के कार्यक्रमों में फरमाइशी कार्यक्रम, फिल्मी हस्तियों से साक्षात्कार, किसी फिल्मी गपशप के साथ फिल्मी गाने आदि अनेक प्रकार के कार्यक्रम शामिल होते हैं। वर्तमान समय में पत्रों के साथ साथ फोन इन तथा एसएमएस, व्हाट्सएप आदि भी श्रोताओं को उपलब्ध हो गए हैं। हास्य सामान्यतः अंग संचालन, मुख मुद्राओं, विचित्र पहनावा और हरकतों आदि के सामूहिक प्रदर्शन पर निर्भर होता है। लेकिन रेडियो पर हास्य व्यंग के कार्यक्रम के लिए चुनौती होती है कि अब धीरे धीरे रेडियो सामूहिक रूप से नहीं सुने जाते हैं, एक व्यक्ति सुनता है। इसलिए
रेडियो के कार्यक्रमों में हास्य के कार्यक्रम अब भी बहुत लोकप्रिय हैं और पहले ये सामूहिक रूप से हास्य कार्यक्रम सुने जाते थे। आज भी हास्य के अनेक कार्यक्रम ऐसे हैं, जो आज भी करोड़ों लोगों की स्मृतियों में बसे हुए हैं, जैसे हवा महल, जिसके अंतर्गत लहरें, म्यूजिक मास्टर भोला शंकर, मुंशी इतवारी लाल जैसे धारावाहिक हास्य नाटिकाएँ बहुत लोकप्रिय हुईं। धारावाहिक हास्य रूपक बहरे बाबा गांव-गांव में बड़े चाव से सुना जाता था। प्रायोजित कार्यक्रमों में मेट्रो के मनोरंजक मुकदमे और एस कुमार का फिल्मी मुकदमा अत्यंत लोकप्रिय रहे। अब कैसे हास्य के कार्यक्रम उपस्थित तकनीकी तौर पे तैयार किए जाएंगे, इसकी चर्चा मैं करूंगा। स्टूडियो में उपस्थित श्रोताओं की हंसी, ठहाके और तालियां ऐसा प्रभाव उत्पन्न करते हैं कि श्रोता अकेले होने के बावजूद अपने को उसी समूह का एक हिस्सा समझता है। इसलिए अगर स्टूडियो में जीवंत हास्य व्यंग का कार्यक्रम रिकॉर्ड किया जाता है, तो उसका बड़ा ही जीवंत प्रभाव पड़ता है श्रोता पर। बाद में कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ताओं ने अपने लिए एक और आसान रास्ता निकाला कि पहले से ही रिकॉर्ड की गई हंसी या ठहाके या तालियां हास्य कार्यक्रमों में मिला दी गईं। रेडियो सुनने वाले को क्या पता कि तालियां स्टूडियो में मौजूद लोगों की असली तालियां हैं या पहले से रिकॉर्ड की हुई हैं। इतने वर्षों में हास्य कार्यक्रमों के प्रसारण के बाद अब हास्य से जुड़ी सामूहिकता की समस्या भी समाप्त हो चुकी है तथा रेडियो माध्यम से श्रोता हास्य कार्यक्रमों का भरपूर आनंद लेते हैं। अगर रेडियो में हास्य कार्यक्रमों के विषय कौन से कैसे हों, तो उसपे बात करें तो परिवार और दफ्तर के अलावा अड़ोस पड़ोस, गली मोहल्लों, कॉलोनियों आदि से जुड़ी अनेक स्थितियों को भी हास्य नाटिकाओं का विषय बनाया जाता है। हास्य व्यंग नाटिकाओं की लोकप्रियता अथवा सफलता के लिए जीवन से जुड़ी कथा वस्तु के साथ साथ पात्रों का अभिनय, पात्रों का चुटीला संवादों का चुटीलापन, कुशल निर्देशन, सहज प्रवाह एवं अंत तक उत्सुकता जैसे तत्वों का समावेश जरूरी है। हास्य व्यंग नाटिका या झलकी में संवादों के माध्यम से नाटकीय स्थिति उभरती है और किसी चुटकुले की ही तरह किसी बिंदु पर गुदगुदाती हुई समाप्त हो जाती है। कम से कम समय में हल्का फुल्का मनोरंजन प्रदान करने के साथ ही किसी प्रकार का संदेश देना अथवा किसी विसंगति या भ्रष्टाचार पर प्रहार करने के लिए झलकियां एक सफल कार्यक्रम होने की क्षमता रखती हैं। अब मैं हास्य व्यंग नाटिका लेखन के संबंध में आपके सामने कुछ बातें रखूंगा। हास्य व्यंग नाटिका का आलेख लिखने पर अगर हम बात करें तो हास्य व्यंग नाटिका यानी झलकी लिखने के लिए रेडियो माध्यम की समझ होना अत्यंत आवश्यक है। साथ ही साथ हास्य बोध या सेंस ऑफ ह्यूमर होना भी जरूरी है। हमारे दैनिक जीवन में आए दिन ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि उनसे स्वमेव हास्य उपजता है। कई बार विचित्र स्थितियां या संजोगों से बच जाते हैं, पर लगता है कि अगर ऐसा होता, इस प्रकार की स्थितियों का सामना करने पर, गुजर जाने पर क्या होता, इस तरह से हास्य की स्थितियां स्वाभाविक हों, रेडियो नाटक को यह कोशिश करनी चाहिए। छिपा हुआ व्यंग या गहरी संवेदना वाला व्यंग बहुत देर तक असर करता है। हास्य व्यंग नाटिका में स्थितियां जितनी स्वाभाविक जीवन से जुड़ी होंगी, संवाद जितने चुटीले होंगे, कथा में जितना प्रवाह होगा, उतनी ही वह श्रोताओं का मनोरंजन कर पाने में सक्षम होगा। अब मैं रेडियो से प्रसारित व्यंग्य वार्ताओं के बारे में आपसे बात करूंगा। रेडियो से प्रसारित व्यंग्य वार्ताओं का उद्देश्य सामाजिक राजनीतिक विसंगतियों पर प्रहार करना, सामाजिक संदेश देना और श्रोताओं का मनोरंजन करना होता है। रेडियो से प्रसारित हास्य व्यंग्य के कार्यक्रमों में चुटकुलों को उपयुक्त स्थान दिया जाता है। अच्छे चुटकुलों का चयन करके उनकी नाटकीय प्रस्तुति की जाए तो कार्यक्रम अत्यंत मनोरंजक बन जाते हैं। रेडियो से प्रसारित होने वाले नाट में जो गीत संगीत है, उसे भी
हम उसके संबंध में हम बात करेंगे। और रेडियो से प्रसारित होने वाले जो मनोरंजक कार्यक्रम हैं, उसमें गीत-संगीत का महत्वपूर्ण स्थान होता है। यह कहना अत्युक्ति नहीं होगा कि रेडियो प्रसारण का पूरा ढाँचा ही गीत-संगीत पर टिका है और संगीत ही रेडियो प्रसारण की प्राण शक्ति है। जैसा कि आप जानते ही होंगे, आकाशवाणी की विविध भारती सेवा मनोरंजन के मुख्य उद्देश्य से प्रारंभ हुई थी। इस सेवा से गीत-संगीत और विशेषकर फ़िल्म संगीत को आधार बनाकर अनेक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। एफ़एम चैनलों के कार्यक्रमों का मुख्य आधार फ़िल्म संगीत ही है। गीत-संगीत के कार्यक्रमों को हम मुख्यतः 4 श्रेणियों में बाँट सकते हैं। गीत-संगीत के सामान्य कार्यक्रम में शास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत, लोक संगीत, फ़िल्मी संगीत और फरमाइशी संगीत के कार्यक्रम होते हैं। गीत संगीत के कंपेयर्ड कार्यक्रम में कंपेयर द्वारा रोचक प्रसंग, किस्से, उपयोगी बातें बीच-बीच में रखे जाते हैं। गीत मिश्रित उच्चरित शब्द कार्यक्रम में उपयोगी सूचनाएँ, जानकारियाँ के साथ-साथ गीत संगीत बीच-बीच में रखा जाता है। गीतों भरी कहानी में कहानी के बीच-बीच में गीत पिरोकर कहानी को नाटकीय और रोचक बना दिया जाता है। अधिकांशतः गीतों भरी कहानी में अधिकांशतः प्रेम कहानी होता है। उस प्रेम कहानी को ही गीतों के माध्यम से श्रोताओं को पात्रों की संवेदना से सीधे-सीधे जुड़ना उद्देश्य होता है इनका। कुछ ऐसे कार्यक्रम भी हैं, जो श्रोताओं का मनोरंजन तो करते ही हैं, साथ ही उसका ज्ञानवर्धन भी करते हैं। इस तरह के कार्यक्रम में क्विज़ या प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम, पहेली और अंताक्षरी आदि के कार्यक्रम आते हैं। क्विज़ या प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम के बारे में अगर हम बात करें, तो इन कार्यक्रमों के प्रसारण के समय श्रोता भी अपने को कार्यक्रम का हिस्सेदार मानकर चलता है। कौन-सी टीम जीतेगी, कौन-सी टीम हारेगी या कौन-सा प्रतिभागी विजेता बनेगा, इस बात की जिज्ञासा उसे कार्यक्रम से जोड़े रखती है। बीच-बीच में स्कोर द्वारा टीमों के अंकों की घोषणा, तालियों की गड़गड़ाहट, क्विज़ मास्टर के प्रश्न पूछने का अंदाज, प्रतिभागियों के द्वारा दिए गए उत्तरों से उपजा हास्य आदि इस कार्यक्रम को भरपूर रोचक और मनोरंजक बना देते हैं। क्विज कार्यक्रम के लिए आलेख लिखते समय यह ध्यान रखा जाना जरूरी है, उसमें ऐसे सवाल हों जो रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ते हों या बहुचर्चित हों या श्रोताओं की भ्रांतियों का निराकरण करने वाले हों। ऐसे रोचक सवाल भी हों जो हमें चौंका दें। अब मैं पहेली कार्यक्रम की चर्चा करूंगा। पहेली क्विज यानी प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का ही एक आसान रूप है। इसमें न क्विज मास्टर चाहिए, न टीमें और न घंटी, बस कुछ सवाल तैयार करने होते हैं। अब फोन इन कार्यक्रमों में पहेली का समावेश किया गया है। श्रोताओं को फोन द्वारा तुरंत उत्तर देना होता है, अतः कार्यक्रम और भी जीवंत और मनोरंजक बन जाता है। कुछ प्रस्तुतकर्ता किसी कार्यक्रम को प्रस्तुत करते समय भी पहेली विधा का सहारा लेते हैं। अब मैं अंताक्षरी के बारे में बात करूंगा। रेडियो केंद्रों में प्रायः अंताक्षरी के खेल को बच्चों और युवाओं के कार्यक्रम तक ही सीमित रखा है। इसे बच्चों और युवाओं के अतिरिक्त सामान्य श्रोताओं के मनोरंजन के लिए भी तैयार किया जा सकता है। अब मैं रेडियो एफएम चैनलों के कार्यक्रमों के बारे में बात करूंगा। और एफएम चैनल का सामान्य अर्थ है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, यानी श्रव्य तरंगों को रेडियो तरंगों के साथ मिलाकर दूर तक पहुंचाने का माध्यम ही एफएम कहा जाता है। आकाशवाणी के कई केंद्र एफएम ट्रांसमीटर के माध्यम से प्रसारित कार्यक्रम प्रसारित करते हैं, जिन्हें कई लोकल रेडियो स्टेशन नाम से जिनमें कई लोकल रेडियो स्टेशन छोटे-छोटे शहरों में होते हैं, किंतु महानगरों एवं कुछ शहरों में एफएम चैनलों के कार्यक्रम इतने लोकप्रिय हो गए हैं कि ये मनोरंजन कार्यक्रम के पर्याय बन गए हैं। दिल्ली में आकाशवाणी के 2 एफएम चैनल हैं, एक है एफएम रेनबो और दूसरा है एफएम गोल्ड, जो एफएम द्वारा ज्यादातर गीतों के कार्यक्रम कंपेयर्ड कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। कंपेयर बहुत ही अनौपचारिक, आत्मीय और दोस्ताना लहजे में बात करते हैं, उपयोगी या रोचक सूचनाएं देते हैं। श्रोताओं की भागीदारी फोन के द्वारा कई कार्यक्रमों में होती है। क्विज, पहेली, हास्य के कार्यक्रमों का भी समावेश इनमें किया गया है।
दोनों ही चैनलों पर कई जन उपयोगी कार्यक्रम भी होते हैं, जैसे रेनबो पर स्वास्थ्य, जन समस्याओं या करियर मार्गदर्शन या मनोवैज्ञानिक समस्याओं आदि पर फोन इन कार्यक्रम, तथा गोल्ड पर समाचार विश्लेषण तथा समसामयिक विषयों के कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। गीत संगीत का भरपूर तालमेल एफएम चैनलों की विशेषता है। अब मैं रेडियो पर आंखों देखा हाल या कमेंट्री के बारे में आपसे बात करूंगा। रेडियो पर आंखों देखा हाल या कमेंट्री में कोई पूर्व निर्मित आलेख कमेंटेटर के सामने नहीं होता है। वह लगातार घट रही घटनाओं का ब्यौरा श्रोताओं को देता चलता है। यह ब्यौरा जितना प्रामाणिक, स्वाभाविक और आकर्षक होगा, कमेंट्री भी उतनी ही सशक्त और प्रभावोत्पादक होगी। वस्तुतः आंखों देखा हाल या कमेंट्री वर्तमान का विवरणात्मक प्रस्तुतिकरण है। इसमें प्रसारक या कमेंटेटर जैसे जैसे देखता है, वैसे वैसे उसे माइक्रोफोन पर अपने असंख्य श्रोताओं को सुनाता चलता है। प्रसारणकर्ता द्वारा घटनास्थल से दूर बैठे श्रोताओं तक घटना शब्द चित्र प्रेषित करना आंखों देखा हाल या रनिंग कमेंट्री कहा जाता है। मुख्यतः कमेंट्री को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है खेल संबंधी कमेंट्री और दूसरा है खेल से इतर कमेंट्री। खेल कमेंट्री में खेल की बारीकियों का ज्ञान आवश्यक है और खेल से इतर कमेंट्री में प्रसारक के पास प्रचुर मात्रा में ज्ञान भंडार की आवश्यकता होती है। आंखों देखा हाल किसी स्थान पर घट रही घटना का विवरण एक साथ अनेक स्थानों पर श्रोताओं तक पहुंचता है। कमेंट्री किसी घटना, उत्सव और खेल को लोकप्रिय भी बनाता है। यह उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का माध्यम भी है। 15 अगस्त और 26 जनवरी को सुनाए जाने वाले आंखों देखा हाल से पूरा राष्ट्र एक सूत्र में बंधता है। कमेंट्री कितनी रोचक एवं जीवंत है, यह कमेंटेटर पर निर्भर है। कमेंटेटर की गुणवत्ता के बारे में कहा जाता है कि अच्छा कमेंटेटर वह है जो केसर की बगिया से आंखों देखा हाल सुनाए तो श्रोताओं को केसर की महक आए। कमेंटेटर आवाज, भाषा, शब्दों के प्रयोग द्वारा श्रोताओं को जब घटना की जानकारी देता है तो श्रोता को बहुत सी ऐसी बातें पता चलती हैं जो संभवतः घटना स्थल उपस्थित दर्शक को भी नहीं पता होती। कमेंटेटर में कुछ गुण ऐसे होने आवश्यक हैं जिनके कारण उनके द्वारा सुनाया गया आंखों देखा हाल सही अर्थों में शब्द चित्र बन जाएगा। कमेंटेटर की पहला आकर्षण है उसकी आकर्षक आवाज। आवाज का अपना जादू है, तभी तो एक अच्छे कमेंटेटर या प्रसारक को आवाज का जादूगर कहा जाता है। आवाज की गंभीरता, आवाज का उल्लास, आवाज की ताजगी जब जब आवश्यक हो तदनुरूप उसका उपयोग कमेंटेटर को अच्छा प्रसारक बनाती है। कमेंटेटर का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए ताकि उसका विवरण गतिरोध न पैदा करे। यदि अपनी मूल भाषा में दूसरी भाषा के शब्द का उपयोग किया जाए तो उनका उच्चारण भी शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध उच्चारण भाषा का श्रृंगार करता है। कमेंटेटर का प्रवाह भी जल में लहर की तरह होनी चाहिए। किसी भी प्रसारक को अनेक विषयों का ज्ञान होना वांछनीय है, किंतु कमेंटेटर के लिए यह अत्यावश्यक है। किसी घटना, समारोह अथवा खेल का आंखों देखा हाल सुनाते समय कमेंटेटर के ज्ञान की निरंतर परीक्षा होती रहती है। कमेंट्री से संबंधित विषय से जुड़ी जानकारियों के साथ ही प्रसारक को आंखों देखा हाल सुनाना चाहिए, अन्यथा नई सूचना के अभाव में श्रोता की रुचि समाप्त हो जाती है। कमेंट्री की भाषा कैसी होनी चाहिए, यह सवाल तो उठता है। सवाल है कि कमेंट्री में अगर हिंदी में कमेंट्री हो रही है तो कमेंट्री में प्रयुक्त हिंदी कैसी होनी चाहिए। यहाँ ये जरूरी है कि ये ध्यान रखना जरूरी है कमेंटेटर को के लिए कि वह अपने श्रोता को पहचाने। जी हाँ, आप किसे लक्ष्य बनाकर कमेंट्री कर रहे हैं। कमेंटेटर को बोलते समय हर पल यह बात ध्यान में रखनी चाहिए। कमेंटेटर हर वर्ग के लिए अलग अलग हिंदी बोलने से रहा।
यह व्यवहारिक नहीं होगा, इसलिए उसे ऐसी हिंदी का उपयोग करना होगा जो बिना परेशानी सहज भाव से सारे श्रोताओं को स्वागत योग्य लगे। कमेंटेटर को कमेंट्री से पहले इतनी तैयारी कर लेनी चाहिए कि उसे जानकारी की कमी महसूस न हो। इसे होमवर्क कहते हैं। कमेंटेटर के पास ठोस एवं प्रामाणिक जानकारी होने से उसमें उसमें आत्मविश्वास बढ़ता है। और जब कमेंटेटर पूरे विश्वास के साथ माइक्रोफोन के सामने नहीं आता, तब तक उसके विवरण में जान नहीं आ सकती। सजीव प्रसारण की आवश्यकता है कि कमेंटेटर योद्धा की तरह श्रोताओं के सामने आए, और योद्धा भी ऐसा जिसकी जीत निश्चित है। जिस प्रकार किसी अन्य कला में सफलता पाने के लिए निष्ठा और लगन की जरूरत होती है, उसी प्रकार आंखों देखा हाल की प्रस्तुति में भी अनुभव और मेहनत का समान महत्व है। पूरी तैयारी ही ऐसा मंत्र है जिससे आत्मविश्वास बढ़ता है। रेडियो पर कमेंट्री करने से पूर्व कमेंटेटर को पूरी तैयारी करनी पड़ती है। सबसे पहले उसे कमेंट्री करने के लिए मानसिक रूप से तैयार होना पड़ता है। इसके अतिरिक्त उसे घटना विशेष और स्थल विशेष से संबद्ध अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठी करनी होती है। जिस स्थान से आंखों देखा हाल सुनाया जा रहा है, उसकी जितनी भी जानकारी हो सके उसे उपलब्ध कर लेना चाहिए। जरूरत के मुताबिक उसका उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए उस स्थान की सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में भी कमेंटेटर को जानकारी होनी चाहिए। कमेंटेटर को जिस समारोह या खेल की कमेंट्री करनी हो, उसके संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। जो भी जानकारी मिल सके उसे प्राप्त किया जाना चाहिए, और आवश्यकता अनुसार छोटे-छोटे नोट्स तैयार कर लेने चाहिए। इन्हें उपयुक्त समय पर श्रोताओं को सुनाया जा सकता है। यदि समारोह का पूर्वाभ्यास किया जा रहा हो, तो कमेंटेटर को पूर्वाभ्यास स्थल पर अवश्य उपस्थित रहना चाहिए। गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, सैनिक परेड आदि के पूर्वाभ्यास किए जाते हैं। उस समय कमेंटेटर काफी सामग्री एकत्रित कर सकता है, जिसका आंखों देखा हाल सुनाते समय उपयोग किया जा सकता है। आंखों देखा हाल सुनाते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना पड़ता है, ताकि विवरण रुचिकर बन सके। जैसा कि आपको बता चुके हैं, कमेंट्री को शब्द चित्र कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो घटना स्थल का वातावरण दूर बैठे श्रोता तक हूबहू पहुंचाना ही कमेंटेटर की सफलता की निशानी है। खेल के मैदान में उपलब्ध ध्वनियों को नपा तुला उपयोग श्रोता की रुचि बनाए रखने में विशेष भूमिका निभाते हैं। जब गोल के समीप फुटबॉल या हॉकी गेंद पहुंच गई हो, तो मैदान में होने वाला शोर श्रोता को शब्दों से अधिक प्रभावित करता है। उसे लगता है कि वह स्वयं मैदान में उपस्थित है। किसी उत्सव में प्रस्तुत संगीत एवं दर्शकों की विभिन्न आवाजें भी श्रोता को घटना के साथ जोड़ती हैं। प्रसारक के शब्द एवं घटना स्थल पर उत्पन्न ध्वनियां मिलकर प्रसारण की रोचकता बढ़ाते हैं। परंतु ध्वनि कब और किस मात्रा में श्रोता तक पहुंचे, इसका ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। कमेंट्री में मौन का भी अपना महत्व है। दर्शक समय समय पर हर्ष और उल्लास प्रकट करते हैं। गोल होने या विकेट गिरने पर उनकी प्रतिक्रिया होती है। उससे उत्पन्न ध्वनियां कमेंट्री को तभी सजीव बनाएंगी जब कमेंट्री करने वाला उन क्षणों में बोलना स्थगित कर दे और खामोश रहेंगे। इससे लगातार कमेंटेटर की आवाज सुनते सुनते ऊब रहे श्रोता की एक रस्ता भी भंग होती है, और कमेंटेटर को भी कुछ क्षणों का विश्राम मिल जाता है। उपलब्ध ध्वनियों के उपयोग के अलावा कई बार एक दो क्षण की खामोशी भी कमेंट्री को सुंदरता प्रदान करती है। उदाहरण के लिए उदाहरण के लिए भारत के अंग्रेजी कमेंटेटर स्वर्गीय मेलविन डिमेलो द्वारा देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा नांगल बांध का उद्घाटन करते समय दी गई कमेंट्री के ये दो अंश इस बात का प्रमाण है। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू अब उस स्थान की ओर बढ़ रहे हैं जहां एक बिजली का बटन है, और जिसे दबाते ही नांगल बांध का उद्घाटन हो जाएगा। इसके बाद 5-6 सेकंड बाद डिमेलो की आवाज सुनाई पड़ती है, एंड दस नांगल पासेस इनटू हिस्ट्री।
और इस प्रकार नांगल इतिहास का हिस्सा बन गया। प्रसिद्ध कमेंटेटर जसदेव सिंह भी इस कला का सुंदर उपयोग करते रहे हैं। उनकी कमेंट्री खेल में रंग भर देती है। कई बार कमेंट्री में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब घटना स्थल पर अवरोध उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे हो सकता है कि मुख्य अतिथि के आगमन में देर हो या खेल के दौरान कुछ देर के लिए खेल रोकना पड़े। इस अवसरों पर कमेंटेटर के पास पर्याप्त सामग्री होनी चाहिए और उसे अपनी सूझबूझ, कुशलता, कल्पना शक्ति और सामान्य जानकारी का परिचय देना होता है। समारोहों, घटनाओं तथा पर्वों आदि के समय सुनाया जाने वाला आंखों देखा हाल खेल के मैदान से की जा रही कमेंट्री से काफी अलग होता है। कमेंट्री को खेल कमेंट्री और खेल इतर कमेंट्री इन दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। इन दोनों के अंतर्गत कमेंट्री की शैली में काफी भिन्नता देखने को मिलती है। खेल कमेंट्री में प्रत्येक खेल के विषयों को ध्यान में रखते हुए वह खेल की तकनीक का रेडियो लेखन की अन्य विधाएं की जानकारी रखते हुए कमेंटेटर उस खेल पर कमेंट्री कर सकता है। खेल कमेंट्री में कमेंटेटर को बड़ी सूझबूझ के साथ श्रोताओं को सही एवं निष्पक्ष जानकारी देनी होती है। इसमें कमेंटेटर की भाषा अत्यंत सरल व साफ होनी चाहिए ताकि एक आम आदमी भी आसानी से उसे समझ सके। खेल कमेंट्री में कमेंटेटर को अपनी कमेंट्री में इन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। पहली बात है कि कमेंटेटर को की भूमिका निष्पक्ष होनी चाहिए, उसकी आवाज सुखद होनी चाहिए, उसकी भाषा सरल होनी चाहिए, उसे खेल का ज्ञान होना चाहिए, उसे एकाग्रचित्त होकर खेल का आनंद उठाना चाहिए, तभी वो उस आनंद को श्रोताओं तक पहुंचा सकता है। उसकी अभिव्यक्ति सहज होनी चाहिए, उसे विविध विषयों का ज्ञान होना चाहिए, खेल से जुड़े विविध चीजों की जानकारी होनी चाहिए। अब मैं कमेंटेटर के लिए बरती जाने वाली हिदायतों के बारे में आपसे बात करूंगा। कमेंटेटर को कभी भी पक्षपात नहीं करना चाहिए और न ही ज्यादा भावुक या निर्णायक होना चाहिए। ऐसी शब्दावली जैसे हम जीत गए रहे हैं या हार रहे हैं या हमारे खिलाड़ी, इन शब्दों का इस्तेमाल करने से उसे बचना चाहिए। कमेंटेटर को कभी भी पक्षपातपूर्ण ढंग से किसी खिलाड़ी की अत्यधिक प्रशंसा नहीं करनी चाहिए और न ही उस किसी खिलाड़ी की बुराई करनी चाहिए। कभी भी विशेषज्ञ या एक्सपर्ट की भूमिका अदा करने की कोशिश उसे नहीं करनी चाहिए। कमेंटेटर को अंपायर के निर्णय पर कभी भी कोई टिप्पणी या निर्णय नहीं देना चाहिए क्योंकि अंपायर का निर्णय ही अंतिम माना जाता है। कभी भी यह न कहे कि मैंने नहीं देखा अथवा जैसे मैंने देखा, क्योंकि आप वहां उपस्थित हैं। कभी भी अपने साथी कमेंटेटर की गलतियों यदि वह करता है तो उस कमेंट्री में शामिल न करें, न ही उसकी बुराई करें, बल्कि एक सादे कागज पर लिखकर उसकी भूल सुधार को उस तक पहुंचा सकते हैं ताकि वह स्वयं कमेंट्री में इसको दूर कर सके। मैं समाप्ति के बाद कभी भी अधिक समय तक कमेंट्री न करते रहें, बल्कि संक्षेप में विवरण देकर उसका अंत करें तथा स्कोर बोर्ड बताकर माइक विशेषज्ञ को सौंप दें। कमेंट्री करते समय अनावश्यक रूप से न चीखें न चिल्लाएं। कमेंटेटर को अपनी आवाज संयत रखनी चाहिए क्योंकि उसकी टोन से भी निष्पक्षता का वातावरण भंग हो सकता है। अब खेल से इतर कमेंट्री के बारे में हम बात कर रहे हैं। खेल से इतर कमेंट्री का मुख्य वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है। राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं जैसे स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण की घटनाएं, शोक संबंधी कमेंट्री, पर्व एवं उत्सव संबंधी कमेंट्री। इस तरह से मैंने कमेंट्री से जुड़े विषयों की बात की और मैंने
रेडियो लेखन से संबंधित रेडियो लेखन से संबंधित मनोरंजन संबंधी बातें जो कि उससे आशा है आपको लाभ मिला होगा। धन्यवाद।